गुड आफ्टरनून 11th क्लास। चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम डिस्कस कर रहे हैं और जहां तक है आज इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर देंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में समझाया था, ठीक है बच्चों, और मैंने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आज बच्चों हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को समझेंगे, ठीक है। डिटेल इक्वेशन भी लिख के मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप क्लास में बने रहेंगे, ठीक है बेटा। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। uh, 7% as dissolved in plasma, 23% as कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, और 70% एच बाइकार्बोनेट आयंस, एच बाइकार्बोनेट आयंस। बच्चों ध्यान से देखिए, बच्चों ब्लड के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट होता है। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मैंने आपको कल बच्चों कुछ पॉइंट एक्सप्लेन किए थे कि एक तो जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो 97% पार्ट ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में टिश्यू फ्लूइड तक, टिश्यूज तक पहुंचता है, ठीक है। जब टिश्यूज और सेल्स तक ब्लड पहुंचता है तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होती है और पीएच कम होती है, टेम्परेचर हाई होता है। तो ये सब क्या करते हैं, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है या दूसरे जो फैक्टर हैं, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करते हैं। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, और सेल के अंदर और टिश्यू के अंदर जो CO2 की पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वो डिफ्यूज हो जाता है ब्लड के अंदर। तो कल मैंने एक टॉपिक बताया था बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का ज्यादा होने के कारण से सेल्स और टिश्यूज के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो इसे हम बोर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब जो CO2 है वो ब्लड में आ गई है, तो जितनी भी CO2 ब्लड में आई है उसका 7% जो पार्ट है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। 7% पार्ट किसमें डिसॉल्व होता है? प्लाज्मा के अंदर, और प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड लेते हैं 23% एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। एक्चुअल में हीमोग्लोबिन का जो एमीन ग्रुप है, हीमोग्लोबिन का जो एमीन ग्रुप है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाता है और क्या बनाता है? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। तो 23% CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों 70% एज बाइकार्बोनेट आयंस। 70% CO2 का बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये बाइकार्बोनेट आयन कैसे बनते हैं आरबीसी के अंदर, वो मैं बच्चों आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं पहले इक्वेशन लिख रहा हूं।
बेटा आप सबसे मैं यही कहूंगा, जो आज टाइम पर हैं बिल्कुल सही है, जो एक दो बच्चे अभी आए हैं तो ध्यान रखिए टाइमली क्लास ज्वाइन करें तो प्रॉपर बेनिफिट ले पाएंगे। मैंने आपको बताया 7% CO2 प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, 23% CO2 कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और 70% CO2 जो मैक्सिमम पार्ट है CO2 का वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। ध्यान से सुनना और समझना। जब CO2 ब्लड में रिलीज होती है तो ब्लड में आने के बाद में जो CO2 है वो डिफ्यूज हो जाती है आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। रेड ब्लड सेल्स के अंदर बच्चों एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो CO2 है वो रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, और क्या बनाता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है, H2CO3। अब ये H2CO3 स्प्लिट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में H प्लस आयन के फॉर्म में और HCO3 माइनस के फॉर्म में। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है और हीमोग्लोबिनिक H.HB हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाता है। यहां बच्चों ये जो बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 क्या है? बाइकार्बोनेट आयन है। ये आरबीसी से डिफ्यूज होके आ जाता है ब्लड प्लाज्मा में। तो आरबीसी से डिफ्यूज आके आरबीसी से बाहर निकल के ब्लड प्लाज्मा में आ गया बाइकार्बोनेट आयन। ये क्या है बच्चों? बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है बच्चों, अब ये बाइकार्बोनेट आयन ब्लड प्लाज्मा में आ गया, ठीक है। अब क्योंकि बाइकार्बोनेट बाहर आ गया है तो इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए ब्लड प्लाज्मा से जो Cl है, मतलब क्लोराइड जो आयन है, ये अंदर डिफ्यूज होते हैं आरबीसी के। ध्यान रखना, HCO3 माइनस आयन बाइकार्बोनेट आयन के आरबीसी से बाहर आने के बाद में क्या होता है कि आयनिक बैलेंस को सही रखने के लिए जो क्लोराइड आयन है वो आरबीसी के अंदर डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। और इसे हम हेम्बर्गर फिनोमेना भी कहते हैं, हेम्बर्गर इसे हम बच्चों हेम्बर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। ध्यान रखना, आयनिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए जो क्लोराइड आयन है वो आरबीसी में चले जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हेम्बर्गर्स फिनोमेना। क्या कहते हैं? हेम्बर्गर्स फिनोमेना। ध्यान रखना, ये नीट के एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। तो इस तरीके से बच्चों एवरी 100 ml, जो 100 ml ब्लड है वो 4 ml CO2 रिलीज करता है एल्वियोली। बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन से जो ब्लड CO2 को लेके आ रहा है तो एल्वियोलीज के अंदर 4 ml CO2 रिलीज होती है। समझ में आ गई बात आपके? और यहां पर जो CO2 डिसोसिएट होता है ब्लड से, इसे हम कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। क्या कहते हैं? हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये पार्ट था CO2 के ट्रांसपोर्टेशन का। आगे बढ़ते हैं।
यस बच्चों, ध्यान से देखिए, एक दो चीज और मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज तक जाता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड जब टिश्यूज तक जाता है तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होता है, H प्लस आयन हाई होता है, जो पीएच है वो एकदम लो होगी, एसिडिक होगी, और जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। तो ये सारे फैक्टर डिसोसिएट करते हैं ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से। उसी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में जाता है तो वहां पर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लो होती है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होती है, और उसकी वजह से पीएच भी वैसे ही हाई रहती है, और जो टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, CO2 को ब्लड से अलग कर देते हैं और उसको आल्वेओली में डिफ्यूज करवा देते हैं। अब बच्चों मैं नेक्स्ट लूंगा कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग को मैं समझाऊंगा, और उससे पहले कल मैंने एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक्सप्लेन किया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मैंने एक कर्व सिग्मॉइड कर्व बनाया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कैसे हीमोग्लोबिन के परसेंटेज सैचुरेशन को अफेक्ट करता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका जो कर्व है वो सिग्मॉइड कर्व आएगा। तो ये बच्चों लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में जो शिफ्ट हो रहा है कर्व, वो ये शो करता है हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन ज्यादा हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। और अगर ये कर्व राइट साइड में आता है तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कम हो रहा है, ये शो करता है। तो ये थोड़ा ब्रीफ में मेरे को बताना था। अब मैं ले रहा हूं ब्रीदिंग रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। बेटा आप सबसे मैं यही कहूंगा, प्लीज आप रेगुलर रहिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करें टाइमली आए। आप क्लास के अंदर जब भी आए तो टाइमली आए, तो आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग रेगुलेशन। ब्रीदिंग रेगुलेशन एट फर्स्ट, फर्स्ट हम ले लेते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। सेंटर ये कहां पाया जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक तो है डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, एक है वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। ये सारी चीजें मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर पोन्स में पाया जाता है, ब्रेन के पोन्स में पाया जाता है, ठीक है। इस सारी चीजें मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं। थर्ड लेते हैं हम हैरिंग ब्रूयर रिफ्लेक्स आर, हैरिंग ब्रूयर रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, ये हो गया। और फोर्थ लेते हैं हम, फोर्थ बेटा मैं ले रहा हूं एओर्टिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी,
कैरोटिड बॉडी। बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल है और एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये बता रहा हूं। बच्चों हमारे रेस्पिरेशन का, हमारे अंदर ब्रीदिंग का भी कंट्रोल होता है, रेगुलेशन होता है। और ये किसके द्वारा होता है? हमारे ब्रेन के द्वारा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा, पोन्स के द्वारा। ठीक है, इसको सबसे पहले लेते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जो कि हमारे इनहेलेशन को और एक्सहेलेशन को, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। तो इसमें जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर है वो ब्रीदिंग साइकिल को कंटिन्यू करता है, रेगुलेट करता है, इंस्पिरेशन भी करवाता है और एक्सेलेशन भी करवाता है, इनहेलेशन भी कराता है और एक्सेलेशन भी करवाता है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर। ओके, फिर लेते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। जो वेंट्रल पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, वो जनरली इनएक्टिव रहता है, लेकिन जब भी हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं या जब भी हमारी बॉडी को डिमांड होती है, तब ये रेस्पिरेटरी साइकिल को, ब्रीदिंग साइकिल को ऑल्टर करता है, उसको स्टार्ट करवाता है। ठीक है, फिर लेते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। बच्चों जो ये पोन्स पार्ट है हमारे ब्रेन का, उसके अंदर जो नर्व्स पाई जाती है, इन्हें हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। और ये इंस्पिरेशन को कंट्रोल करती है। ये क्या करती है? इनहेलेशन को या इंस्पिरेशन को कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं, यानी कि स्टॉप करती हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेते हैं हैरिंग ब्रूयर रिफ्लेक्स आर्क। जो हैरिंग ब्रूयर रिफ्लेक्स आर्क में एक्चुअल में हमारे लंग्स के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं तो ये जो आल्वियोलीज हैं, इनमें स्ट्रेच, इनमें एयर जब भर जाती है तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फिर इंपल्स भेजते हैं और इनहेलेशन का कंट्रोल होता है, इंस्पिरेशन का कंट्रोल आ जाता है। ठीक है बच्चों, फिर लेते हैं एओर्टिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी। एओर्टिक बॉडी यानी कि जो एओर्टिक आर्च है, जो हमारे लंग्स से अवे, मतलब ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, तो उसका जो टॉप पार्ट है उसे हम एओर्टिक बॉडी कहते हैं। और इसके अलावा हमारे गर्दन के दोनों ओर जो ब्लड वेसल ब्रेन में जाती है, ठीक है, जो ब्लड वेसल हमारे ब्रेन में जाती है, गर्दन के दोनों तरफ होती है, उन्हें हम कैरोटिड ब्लड वेसल कहते हैं। तो वहां उस पार्ट को हम कैरोटिड बॉडी कहते हैं। तो इनके द्वारा भी जो इनहेलेशन है और ब्रीदिंग है, ये कंट्रोल होती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा सब सब्सटेंसेस, जैसे कि CO2 बढ़ जाए बॉडी में और ऑक्सीजन की कमी होने लगे, तब भी क्या होता है? ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेशन ज्यादा होने लग जाता है, ब्रीदिंग साइकिल बढ़ जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर हाई होने पर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर भी ब्रीदिंग एक्सेलरेट होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई फुलफिल की जाती है ब्रीदिंग के द्वारा। ओके बच्चों, तो ये कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर थे जो हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। ओके बेटा, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो हैंड रेज कर दें। फिर मैं आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। कल मैं बच्चों चैप्टर 18 स्टार्ट कर दूंगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप चाहें तो एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर को रिवाइज कर लें, और आपको एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो मैंने बहुत ही मेहनत करके ये नोट्स बनाए इस चैप्टर के, जो कि मैंने आपको सेंड किए थे। आप एक बार पढ़ के देखना इनको, आपको वाकई में बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा, हेल्प मिलेगी। ठीक है बेटा, तो आज इस चैप्टर को मैं वाइंड अप करूंगा। लास्ट टॉपिक है, हैंड्रेस कर दो एक बार, लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इसमें फर्स्ट है अस्थमा। अस्थमा, ठीक है। सेकंड सेकंड जो डिजीज है बच्चों, वो है ब्रोंकाइटिस। बहुत ही सिंपल सी डिजीज है ये। अगर आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ब्रोंकाइटिस, नीट में जो आने वाला पार्ट है जिसकी बोर्स इफेक्ट है, हेम्बर क्लोराइड शिफ्ट है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। ब्रोंकाइटिस हो गया।
और फिर उसके बाद में एम्फीसेमा, एम्फीसेमा। देन बच्चों फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। इसके अलावा बच्चों मैं कुछ टर्म्स भी एक्सप्लेन करूंगा। एक तो है मैट हीमोग्लोबिन, मैट हीमोग्लोबिन, ठीक है। मैट हीमोग्लोबिन होगी। एक है हाइपोक्सिया, एक है एस्फाइक्सिया, एस्फाइक्सिया, ठीक है। और एक है फिजियोलॉजिकल सेंट, ध्यान से देखना बच्चों, बने रहना। हाँ, रमसा हैंड डाउन कर लो, रमसा हैंड डाउन कर लो। हाँ, ध्यान से सुनना आप। अस्थमा, अस्थमा क्या है बच्चों, इसमें सांस में प्रॉब्लम आती है, जो लंग्स में सांस में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है अस्थमा के अंदर। और कई बार सर्दी के दिनों में, बारिश के दिनों में अस्थमेटिक अटैक भी आ जाते हैं। तो अस्थमा में क्या है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है और सांस ज्यादा भरता है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज है। फिर लेते हैं ब्रोंकाइटिस। जो ब्रोंकाइटिस है, इसके अंदर जो ब्रोंकाई है उनमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं एम्फीसेमा। सिगरेट की वजह से, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि जो फ्यूम, जो धुआं निकलता है, उसकी वजह से जो अल्वियोलर वॉल है बच्चों, वो डैमेज हो जाती है और उसके कारण से एक्स्ट्रा एयर लंग्स में भरना शुरू हो जाती है। और इस डिजीज को हम कहते हैं एम्फीसेमा। और ये जितनी भी डिजीज है, ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड दिक्कतें क्रिएट करती है, ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो एम्फीसेमा क्या है, एक्स्ट्रा एयर का फिल होना अल्वियोलिस के अंदर ड्यू टू डैमेज ऑफ अल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो अल्वियोलर जो वॉल है या मेम्ब्रेन है, उनके डैमेज होने से एक्स्ट्रा एयर यहाँ पर फिल होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। बच्चों ये ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर उन लोगों में पाया जाता है जो माइंस में वर्क करते हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, जो खानों के अंदर, माइंस के अंदर काम करते हैं, या सिलिका का वर्क करते हैं, कांच का वर्क करते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि वो अगर मास्क नहीं लगाते हैं लंबे समय तक, तो जो डस्ट है वो उनके इनहेलेशन के द्वारा लंग्स तक जाती रहती है। और उन डस्ट की वजह से क्या होता है कि जो लंग्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें फाइब्रोसिस हो जाता है। ऑक्सीजन एक्सचेंज का सरफेस एरिया बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। तो ड्यू टू लेस ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन की वजह से धीरे धीरे क्या है, बॉडी बहुत ज्यादा वीक होना शुरू हो जाती है। और इस बीमारी को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे कि सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक डिजीज है। और इसी तरीके से एस्बेस्टोसिस, मैं लिख के बता देता हूं। सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ठीक है बच्चों। तो ये बीमारियां हैं, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, रोजगार से जुड़ी हुई है। जो इस फील्ड में काम कर रहा है तो उनको ये होने की पूरी संभावना रहती है। और नेचुरली इन सब के कारण से व्यक्ति की जान को खतरा आ सकता है। उसको रेस्पिरेटरी जब प्रॉब्लम होती है तो कभी भी उनको अस्थमेटिक अटैक या ब्रीदिंग जो अटैक्स हैं वो आ सकते हैं और उनकी जान जा सकती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, ये तो डिसऑर्डर्स थे। डिसऑर्डर इतने ही हैं, आपके एनसीईआरटी में भी इतने ही हैं, ठीक है बेटा। बच्चों आपकी क्लास का टाइमिंग है 1:50, 1:15 आप जरूर ज्वाइन करें और प्रॉपर बेनिफिट लें। आज ये चैप्टर मैं क्लोज कर रहा हूं, कल मैं चैप्टर 18 स्टार्ट कर रहा हूं। मेरी कोशिश पूरी है कि फरवरी में, शुरू में या 10 फरवरी तक आपका सिलेबस बाइंड अप हो जाए। फिर वापस से आपका जो टेस्ट रिवीजन का पार्ट है वो शुरू करें और एनुअल एग्जाम के लिए आपकी तैयारी करें। तो आप रेगुलर रहेंगे तो सिलेबस टाइमली हो पाएगा, ठीक है। तो कल मैं चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड जो सर्कुलेशन वो स्टार्ट करूंगा। आगे देखिए मैट हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों। कई बार क्या होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, कुछ गैसेस ऐसी हैं जिसके पॉल्यूटेंट है, तो जैसे कि ओजोन गैस है, तो ये जब हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है तो क्या बनाती है, मेट हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि टॉक्सिक है, ठीक है। सेकंड लेते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है,
लेस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन की कम सप्लाई होना, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आना, ये क्या है, हाइपोक्सिया कहलाता है। फिर लेते हैं एस्फाइक्सिया। बच्चों हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी रहती है बॉडी के अंदर। एस्फाइक्सिया भी क्या है, लगभग यही कंडीशन है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आती है बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं फिजियोलॉजिकल स्टंट। ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं मैं आपको, आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन थोड़ा डिटेल बता रहा हूं। फिजियोलॉजिकल स्टंट क्या है, जितनी भी बच्चों जितनी भी जो CO2 ऑक्सीजन जो CO2 है ब्लड के द्वारा लंग्स या आल्वेओलिस तक आती है, तो उसमें से जो 90% 98% है वो तो रिलीज हो जाती है, 2% स्किप कर जाती है। तो वो जो 2% अमाउंट है CO2 का, उसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल स्टंट कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जितनी भी CO2 ब्लड के द्वारा लंग्स तक एल्वेओलिस तक आती है, तो 98% पार्ट जो है वो रिलीज हो जाता है एल्वेओली में, 2% CO2 पूरी रिलीज नहीं हो पाती है, वो स्किप कर जाती है, और इसी को हम फिजियोलॉजिकल स्टंट कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों एफिनिटी की। एफिनिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की है हीमोग्लोबिन के साथ में। हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। उसके बाद सेकंड नंबर है CO2 की, थर्ड नंबर पर आता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की हीमोग्लोबिन के साथ में। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि जो 100 ml ब्लड है वो सेल्स को, टिश्यूज को केवल और केवल 5 ml ऑक्सीजन ही फ्री कर पाता है, रिलीज कर पाता है। दोबारा सुन लीजिए, जो 100 ml ब्लड है केवल 5 ml ऑक्सीजन रिलीज करता है टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर, और 100 ml जो ब्लड है वो 4 ml CO2 को एल्वियोली में रिलीज करता है। समझ में आ गई बात बच्चों? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपका कोई भी डाउट है, अभी भी अपने पास में 7 to 8 मिनट्स हैं, तो अपना हैंड रेज करें और इस चैप्टर की रिगार्डिंग जो भी पूछना है जल्दी से पूछें आप। कल मैं चैप्टर 18 स्टार्ट करूंगा। मैं किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार हैंड रेज कर दें और मेरे से पूछें।